कितने अनुपात मिलने वाले हैं, 6 अनुपात मिलने वाले हैं। और वो जो अनुपात कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, सब आपको समझा दिए। क्योंकि एक बार यह एच जो है बी और पी के साथ आएगा, फिर पी एक बार एच और बी के साथ आएगा, फिर बी एच और बी पी के साथ आएगा, यानी कि दो बार। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग जो है 10th क्लास के 8वां चैप्टर त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में जानेंगे। और ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत वीवीआई चैप्टर है। और इसका एक और चैप्टर है जो 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है, उसमें से जो 5 नंबर से पूछे जाते हैं। और 8वें चैप्टर से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि लेकर 25 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसी से चैप्टर से पूछ देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है 8वां और 9वां, तो इसको जो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 8वां चैप्टर का परिचय के बारे में जानेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय परिचय। शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय परिचय क्या है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। तो यहाँ पर समझिए कि त्रिकोणमिति से ही हमें मिल रहा है कि त्रिकोणमिति, यानी कि त्रि का अर्थ हो जाता है कि 3। त्रि का अर्थ क्या हो जाता है, 3। कोण का तो आप समझ ही रहे हैं कि कोण होगा। मिति का क्या हो जाता है, माप। यानी कि हिंदी के त्रिकोणमिति से हमको समझ में आया कि त्रिकोणमिति से 3 कोण का माप। अब समझते हैं कि यानी कि त्रिकोणमिति को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। अब ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग तोड़ के समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ट्रिगोनमेट्री। अब यहाँ पर ट्री जो है ट्री रह गया, गोन का गोन रह गया, यहाँ पर वो साइलेंट हो गया। मेट्री जो बना है मेट्रॉन से बना है, ये क्या है, मेट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा ट्रिगोन मेट्रॉन, ये जो है ये ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है। ट्रिगोन मेट्रॉन जो है आपका ग्रीक शब्द है। अब देखिए ट्रिगोन मेट्रॉन, यानी कि ट्रिगोन मेट्रॉन से क्या बना है, ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्री का जो अर्थ हो जाता है आपका 3, ट्री का अर्थ क्या हो जाता है 3। गोन का अर्थ हो जाता है साइड। मेट्रॉन का अर्थ क्या हो जाता है, मेजरमेंट। क्या हो जाता है, मेजरमेंट। यानी कि ट्री का मतलब हो गया 3, और साइड का मतलब हो गया भुजा, और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, माप। अब देखिए ध्यान से कि हिंदी वाला में हमें क्या मिला है, कोण, और यहाँ पर क्या मिल गया, भुजा। तो इसे देखिए ध्यान से कि त्रिकोणमिति, यानी कि 3 कोण मापन, यानी कि 3 कोण का माप, और 3 भुजा का माप। अब यहाँ पर क्लियर ये हो रहा है कि त्रिकोणमिति में 3 कोण के माप के बारे में समझना है और त्रिकोणमितीय में जो है 3 भुजा के माप के बारे में समझना है। तो अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में कोण और इसके भुजा के बीच के बारे में जो संबंध के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में जो है उसके, जैसे कि मान लीजिए कि त्रिकोणमिति है, अब इसमें आगे के 3 कोण माप, यानी कि 3 कोण के माप के बारे में समझना है, इसमें 3 भुजा के माप। अब जैसे कि बात यहाँ पर आता है कि 3 कोण और 3 भुजा, तो अब समझ लीजिए कि 3 कोण कहाँ मिलेगा, तो त्रिभुज में मिलेगा। 3 भुजा भी कहाँ मिलेगा, तो त्रिभुज में ही मिलेगा। यानी कि त्रिकोणमिति का जो रिलेटेड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, त्रिभुज से आ रहा है। तो त्रिभुज का यहाँ पर बात किया जाए, किसका बात किया जाए, त्रिभुज का। तो 3 कोण और 3 भुजा त्रिभुज में मिलेगा। तो यह कह रहा है त्रिकोणमिति में जो है, तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन वह त्रिभुज जो कि है इसमें भुजा और इसके कोण के बीच के जो संबंध स्थापित करेंगे, यानी कि जो इसके बीच के संबंध के बारे में जानेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसको जो हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। इसमें जो हमको समझना है कि त्रिभुज का यहाँ पर पॉइंट आया था, तो यहाँ पर जो हमको समझना है समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन से त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसके पहले पॉइंट आया था कि हमें त्रिभुज के बारे में जानना है। अब कौन से त्रिभुज के बारे में जानना है, तो इस पूरे चैप्टर में यानी कि 8.1 जो है, इसमें जब हम प्रश्नावली बनाएंगे 8.1, वहाँ पर जो 8.1 में हमें केवल एक
कौन से त्रिभुज के बारे में जानना है? समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। यानी कि समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति पूरा किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। चलिए पहले जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या है कि कोई भी एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी कि समकोण त्रिभुज कब कहलाएगा? यानी कि अगर त्रिभुज है, कोई क्या है? त्रिभुज है, या समकोण कब कहलाएगा? जब इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 90 डिग्री ना लिख के हम इसको संकेत में इस तरह से लिखते हैं, क्या है? 90 डिग्री का संकेत है। जिसे यहाँ पर बता रहा है कि कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकोण। अब 90 डिग्री को ही समकोण कहेंगे। कोई भी एक कोण, अगर त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम अगर ए को ही समकोण कर लेते हैं, यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी, तो ए को ही अगर समकोण कर लेते हैं यानी कि 90 डिग्री बना लेते हैं तो यह भी क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज होने के लिए कोई एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, वो समकोण कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पर जो एक पॉइंट्स और जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज हम लोग अभी जस्ट पहले समझे हैं कि समकोण के सामने यानी कि जो 90 डिग्री कोण बना रहेगा उसके सामने जो भुजा पड़ेगा यह बड़ा भुजा होता है, जिसका नाम क्या है? कर्ण है। जिसका नाम क्या है? कर्ण। इसके ऊपर वाला जो भुजा है इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको कहते हैं लंब। यह हो जाता है आपका आधार। यह क्या हो जाएगा? आधार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम मिटा देते हैं आप समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर समझना है अच्छी तरह से कि समकोण जो है, समकोण, इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। यानी कि बड़ा भुजा है, बड़े भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और जो इस पर जो कोण है यहाँ पर जो बी है 90 डिग्री, इस पर जो सीधा सीधी जो भुजा है इसे हम क्या कहेंगे? लंब। और नीचे वाला क्या हो गया? आधार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह तो एक त्रिभुज के लिए हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर किसी दूसरे त्रिभुज का हम बात करते हैं, यह भी समकोणीय त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, यहाँ पर समकोण है, लेकिन यहाँ पर हम किसी कोण के बारे में जिक्र नहीं किए थे। यहाँ पर किसी कोण के बारे में जब जिक्र नहीं करेंगे तो बड़ा भुजा कर्ण रहेगा, ये वाला लंब रहेगा और नीचे वाला आधार रहेगा। कब? जब किसी भी कोण के बारे में जिक्र नहीं किया जाए तब। लेकिन अगर कोण के बारे में जिक्र कर दिया जाए, जैसे कहा जाए कोण सी के लिए, किसके लिए? कोण सी के लिए आपको लंब, आधार और कर्ण बताना है, तो आप तो सीधा समझिए कि समकोण के सामने वाला भुजा कभी भी कर्ण रहेगा, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन अगर कोण की बात कर दिया जाए तो यहाँ पर कोण की जगह पर हम एक कोई मान लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? थीटा। इसे क्या कहते हैं? इस तरह से देना है, इसे क्या कहते हैं? थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग स्टेप में समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर किसी कोण के लिए बात किया जाए तो इसमें क्या मान लिया? थीटा। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा बनता है, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। समकोण के सामने भुजा को कौन कहेंगे? जो बच जाता है इसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। चलिए एक और त्रिभुज को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। यह भी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसको हम ए मान लिए, इसे बी मान लिया और यहाँ पे सी मान लिए। तो आपको तो अभी पता है कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा के लिए बात की जाए, किसी कोण के लिए बात की जाए, अब हम थीटा किसको मान लिए? ए को। तो सामने वाला, यानी कि अभी हम लोग सीखे हैं कि सामने, किसके? सामने, सामने वाला यानी कि इसके भी सामने, यहाँ पर हम जाने हैं कि सामने। अब ध्यान दीजिएगा कि समकोण यानी कि जो 90 डिग्री कोण बना रहेगा इसके सामने कौन हो जाएगा? थीटा। अगर कहीं पर भी रहेगा इसके सामने लंब हो जाएगा और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। अब एक बार पॉइंट और नोट कीजिएगा, इस समकोण के सामने वाला भुजा का मान कभी भी नहीं बदलता, या कभी भी हमेशा कौन ही होगा, दूसरा नहीं आएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि अब तो थीटा यह हो गया, तो इसके सामने जो पड़ा यह अब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और यह बच गया तो यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तब यहाँ से हमको एक समझ में आया कि लंब और आधार का मान जो है बदल जा रहा है, लंब और आधार का मान बदल रहा है, लेकिन कोण का मान नहीं बदल रहा। तो इसे आप समझ गए, जो कर्ण है, कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार का जो मान है बदलता रहता है। तो यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि लंब को जो है इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को क्या कहते हैं? बेस। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस।
कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस। अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर और लंब हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कर्ण और हाइपोटेनस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आधार और बेस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका याद क्या करना है, इसका शॉर्ट रूप याद करना है। यानी कि लंब के लिए आप हमेशा याद रखिएगा P, कर्ण के लिए याद रखिएगा H, आधार के लिए याद रखिएगा B। अब क्यों, देखिए इसका शुरुआत H से हुआ है, इसका शुरुआत P से हुआ है, इसका शुरुआत B से हुआ है, तो इसके फर्स्ट लेटर से हमको मतलब रखना है। यानी कि आप कर्ण के लिए हमेशा याद रखिए H, लंब के लिए क्या रखना है P, आधार के लिए क्या रखना है B। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं इसको, एक और यहाँ पर फिगर को हम बनाते हैं, यहाँ पर शॉर्ट रूप में हम लोग समझेंगे। यानी कि अब समझ गए कि यह क्या समकोण त्रिभुज है, इसको A मान लिए, इसे B मान लिए, इसे C मान लिए, इसे हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं कि कोई कोण मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा समकोण के सामने हमको कोण यानी कि H हो गया, थीटा के सामने यानी कि लंब यानी कि P हो गया, जो बच गया क्या हो गया, B हो गया। यानी कि क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका। जैसे कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, यह हमारा A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, यह समकोण रहेगा। यानी कि कभी भी समकोण वाला जो है मान जो है इसके सामने वाला जो कोण बनेगा यह बदलेगा नहीं। यानी कि कोण को हम क्या रखना है H, और इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने क्या बनेगा P, और जो बच गया वो क्या हो गया B। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर B और P का मान बदल रहा है, क्योंकि पहले B यहाँ पर है, P यहाँ पर है, उसके बाद क्या होगा B यहाँ पर, P यहाँ पर, लेकिन H जहाँ है हर जगह वही है। यानी कि H का मान बदलता नहीं है, P और B का जो मान है बदलते रहता है। यानी कि थीटा का मान जैसे परिवर्तन होगा उस तरह से P और B का मान भी परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन H के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, लंब, कोण और आधार से संबंधित हम लोग पॉइंट्स जान गए हैं। अब यहाँ पर जो हमको समझना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, तो आप लोग जो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। यानी कि सीधा बात है कि समकोण के सामने कौन रहता है, जो थीटा अगर हम मान लेंगे, थीटा अगर नहीं मानेंगे, देखिएगा ध्यान से, हम एक पॉइंट यहाँ पर दिए हैं जो कि थीटा किसी में अगर नहीं मानेंगे तो हमेशा लंब होगा, कौन होगा, आधार होगा। लेकिन जब हम थीटा मान लिए हैं तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। यानी कि थीटा जब मान लेंगे तो उसके हिसाब से लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और यह कौन हो जाएगा। यानी कि हमको याद रखना है H P B। अगर थीटा ये हो गया तो P हो गया, B हो गया और ये H हो गया। तो इस तरह से आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग इसका अगला टॉपिक समझते हैं है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हम जो अभी पॉइंट समझे हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज वाला में समझे हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा को कहेंगे लंब, यानी कि नहीं सॉरी, समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कोण, यानी कि उसे H कहते हैं। अब थीटा जो रहेगा, थीटा के सामने हो जाएगा लंब यानी कि P हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो इसी पॉइंट्स पर हमको समझना है। तो त्रिकोणमितीय और अनुपात के बारे में जानना है। तो अनुपात आप समझिए ना, जैसे कि मान लीजिए हम P लिख लिए और यहाँ पर Q लिख लिए, तो P Q यानी कि P अनुपात Q, जैसे कि A लिख लिए और B लिख लिए यानी कि A अनुपात B। तो इसी तरह से अनुपात के बारे में हम लोग को समझना है। तो अनुपात को समझने से पहले हमको फिर समझना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। इसको जो है पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिएगा, तो अनुपात को जो है इसका एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कैसे लिखा आया जाता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, सब A to Z आपको हम बात बताने वाले हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, देखिए अब आप समझ रहे हैं कि समकोण हम इसको जो है मान लेते हैं कोई एक थीटा C। चलिए C को ना मान के चलिए हम आपके लिए A को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, A को मान लेते हैं, थीटा। अब समकोण के सामने क्या हो गया H, थीटा के सामने क्या हो गया P, बच गया तो क्या हो गया B। आप जानते हैं कि ये क्या है, कोण है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। ये आपका क्या है, आधार। चलिए अब इस पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो हम केवल बात कर रहे हैं किसके लिए, कोण A के लिए। किसके लिए, कोण A के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोण A के लिए देखिए कितने पॉइंट्स बन सकते हैं। यानी कि कोण A के लिए अभी यहाँ पर P और क्या हो गया H। अनुपात में हमको समझना है। अगर अनुपात में अगर हमको समझना है, जैसे कि मान लीजिए हम H का निकालना है, अगर H का, तो H जो है अनुपात के रूप में एक बार B के साथ आएगा और एक बार P के साथ आएगा।
अब ई तो इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। अब अगर पी का सोचेंगे तो पी एक बार बी के साथ आएगा, एक बार एच के साथ आएगा। अगर बी के लिए सोचेंगे तो बी एक बार एच के साथ आएगा, एक बार पी के साथ आएगा। यानी कि कहीं से घुमा के आप देख लीजिए कितना बार मिलने वाला है, दो दो बार, यानी कि दो बार ए और दो बार ए, तो 2 2 4 और 2 6, यानी कि कितने अनुपात आएंगे, 6 अनुपात आएंगे। यानी कि त्रिकोणमिति में जो है त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने आएंगे, 6। अब किस तरह से आएंगे हम समझ लेते हैं। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए अब ध्यान दीजिए कि अगर हम एच का एक बात करते हैं, किसका बात करते हैं, एच का। अब यहाँ पर देखिएगा कोण ए के लिए यानी कि थीटा ही है तो सामने वाला क्या हो गया, पी, यानी कि हो गया लंब अनुपात, लंब अनुपात कोण, यानी कि एच को लेते हैं, एच एक बार किसके साथ रख लेते हैं, पी के, यानी कि लंब अनुपात कोण, लंब अनुपात का हो गया कोण। और फिर इसी के लिए लेते हैं कि एक बार फिर एच बी के साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार, ये हो जाएगा आधार अनुपात कोण, यानी कि दो बार हम ले लिए, एक बार का ले लिए लंब अनुपात कोण, फिर आधार अनुपात कोण, यानी कि एच का मान तो हो गया। अब आते हैं किसके साथ, अब आते हैं बी के लिए। अब बी के लिए सोचते हैं तो एक बार का लेंगे बी अनुपात एच, चाहे पी अनुपात एच, तो हम ले लिए यहाँ पर, यानी कि लंब कोण और फिर आधार कोण। अब आते हैं यानी कि बी कोण और फिर पी कोण। चलिए अब आते हैं फिर कोण ए के लिए, यानी कि आप समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक बार एच जो है बी के साथ आया, फिर किसके साथ आया, पी के साथ आया। अब इसका काम तमाम। अब आते हैं पी ए पर, इधर से चलिए पी ए पर आते हैं तो पी एक बार किसके साथ आएगा, बी के साथ आएगा, और एक बार फिर किसके साथ आएगा, एच के साथ आएगा। तो पहले हम लंब ले लिए हैं, पहले आधार ले लिए हैं, तो अब इसको पहले एच के साथ तो नहीं लेंगे। अब अगर पी को लेना है तो पहले ई लेंगे, अच्छा तो पहले ई लेंगे ना, तो पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। तो अगर ई आ गया लंब, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि लंब में पहले अनुपात हम कोण के साथ ले लिए हैं, फिर कोण के साथ आधार ले लिए, तब दोबारा कोण के साथ लंब और आधार नहीं आएगा। तो लंब अनुपात अब क्या आ जाएगा, आधार। अब इसको समझ लेते हैं, लंब अनुपात आधार। और फिर अब ई लंब जो है एक बार आधार के साथ आ गया तो एक बार किसके साथ आएगा, एच के साथ भी आएगा, क्योंकि तो अब यहाँ पर तो हम लंब पहले ले लिए हैं, तो अब लंब पहले नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, बाद में। तो इसी को पलट देते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर आ जाएगा कोण ए के लिए आधार अनुपात लंब। अब ध्यान से नोट करते जाइएगा। आप देखिए कोण के लिए, किसके लिए, कोण के लिए लंब और आधार पहले पहले ले लिए हैं, फिर आधार के लिए लंब पहले ले लिए और लंब के। अब चलिए यहाँ पर आपको लाइनें से समझाते हैं, जैसे कि एक बार कोण के लिए दो बार लंब और आधार ले लिए, फिर आधार के लिए एक बार लंब ले लिए, तो एक बार क्या लेंगे, कोण लेंगे, यानी कि अब हो जाएगा कोण अनुपात आधार, कोण अनुपात आधार। चलिए कोण का हो गया, आधार का हो गया। अब आते हैं किस पर, लंब पर। तो लंब अब पहले नहीं आएगा, यानी कि अब बाद में आएगा लंब। तो एक बार किसके साथ, एच के साथ ले सकते हैं, एक बार आधार के साथ। अब लिख लीजिए कि आधार अनुपात लंब, फिर एक बार क्या हो जाएगा, कोण अनुपात लंब। अब इसको जो है आप ध्यान से समझ लीजिए, नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ये कोण जो है दो बार आ गया, आधार दो बार आ गया, लंब दो बार आ गया, यानी कि दो यहाँ पर मिला, दो यहाँ पर मिला और दो यहाँ पर मिला, यानी कि 2 2 2 2 4 और 2 6। अब समझिए ध्यान से, एच को जो है एक बार पी के साथ लिया है, एक बार बी के साथ लिया है, पी को जो है एक बार एच के साथ लिया है, एक बार बी के साथ लिया है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यानी कि कोण आ गया तो लंब और आधार के साथ, फिर आधार आ गया तो लंब और कोण के साथ, फिर लंब आ गया तो आधार और कोण के साथ। अब समझते हैं, लंब क्या है आपका, पी अनुपात, कोण क्या है, एच, फिर आधार क्या है तो बी अनुपात एच। अब ई क्या है, लंब, यानी कि पी अनुपात आधार यानी कि बी, फिर कोण आधार यानी कि एच अनुपात बी, ई क्या आधार लंब यानी कि बी अनुपात पी, आई क्या है कोण लंब यानी कि एच अनुपात पी, लंब है तो पी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि अनुपात के रूप में है तो इसे हम बाटा के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि अब इसे लिख सकते हैं पी बाटा एच, इसे लिख सकते हैं बी बाटा एच, इसे लिख सकते हैं पी बाटा बी, इसे लिख सकते हैं एच बाटा बी, इसे लिख सकते हैं बी बाटा पी, इसे लिख सकते हैं एच बाटा पी। अब ध्यान दीजिए ध्यान से, यहाँ पर
कोण ए के लिए हम केवल एक कोण के लिए बात कर रहे हैं तो हमें कितने अनुपात मिलने वाले हैं, 6 अनुपात मिलने वाले हैं। और वो जो अनुपात कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, सब आपको समझा दिए। क्योंकि एक बार यह एच जो है बी और पी के साथ आएगा, फिर पी एक बार एच और बी के साथ आएगा, फिर बी एच और बी पी के साथ आएगा, यानी कि दो बार करके आएगा, नहीं 6 बार आएगा। अब यह जो है पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, एच बटा बी बटा पी, एच बटा पी। अब यह जो है इसको जो हमको याद करने के लिए, जैसे लंब अनुपात कोण, आधार अनुपात कोण, लंब अनुपात आधार, कोण अनुपात आधार, आधार अनुपात लंब और कोण अनुपात लंब, इसको जो हमको इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको अनुपात को जो है याद रखने के लिए एक नियत मान बनाया गया। एक नियत मान जो है इसके लिए है, एक नियत मान क्या है इधर हम समझ लेते हैं। नियत मान को हम कहाँ समझे, इसको मिटा के समझते हैं। ये तो आप समझ गए हैं अच्छे से, इधर आगे समझते हैं। देखिए अब इसके जो है इसके लिए हम मान एक माने हैं कि साइन, इसके लिए क्या बनाया गया, साइन। इसके लिए क्या बनाएगा कि कोसाइन, इसके लिए क्या बनाया गया, कोसाइन। इसके लिए क्या हो जाएगा, बी और बी है यानी कि टेंजेंट, क्या आ गया, टेंजेंट। अब एच बटा बी है यानी कि एच और बी यानी कि आ जाता है सेकेंड, एच बी यानी कि सेकेंड, सेकेंड, SECANT। बी पी है यानी कि को सेकेंड, को सेकेंड। एच पी है तो यह हो जाता है बी पी, को सेकेंड नहीं, को टेंजेंट होगा, को टेंजेंट। एच पी है तो ई आपका हो जाएगा को सेकेंड। ध्यान से समझिएगा इसको। यह जो याद करने के लिए आपको समझना है कि P बटा एच को क्या कहते हैं, साइन, B बटा एच को क्या कहते हैं, कोसाइन। इसको हम लाइन आपको लिख देंगे, यहाँ पर लिखे हैं इसी हिसाब से इसको लिखा गया है। तो P बटा बी को क्या कहेंगे, टेंजेंट। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, B बटा पी, वो सब बताएंगे आगे। अभी फिलहाल में P बटा बी के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट। H बटा बी के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड। B बटा पी के लिए क्या हो जाएगा, को टेंजेंट। H बटा पी के लिए क्या हो जाएगा, को सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन हमको जो है देखिए यहाँ पर कितना पॉइंट आया है, लंब कोण याद नहीं कर सकते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये जो अनुपात कैसे है आपको समझ में आ गया। और फिर भी हमको जो है यहाँ पर जो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, को टेंजेंट, को सेकेंड, इतना याद करने में हमको काफी परेशानी हो जाएगा। यानी कि ओरिजिनल रूप से पूरा नाम है, लेकिन हमको इहो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अब इसको याद करने के लिए एक मात्र शॉर्ट रूप में बनाया गया कि साइन थीटा। इसके लिए बनाया गया कॉस थीटा, इसके लिए बनाया गया टेन थीटा, इसके लिए बनाया गया सेकेंड है यानी कि सेक थीटा, इसके लिए बनाया गया को टेंजेंट है तो कोट थीटा। एक मिनट, को ठीक है। आई को सेकेंड है यानी कि इसके लिए बनाया गया कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिए, यानी कि आपको याद करने वाला पॉइंट ये है, याद करने वाला पॉइंट्स ये है, ये याद करना है, ये क्या करना है, याद करना है या याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कहाँ से आया साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक, आपको अच्छे से समझ में आ गया। पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके सब अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमें कितने हैं, 6 हैं। यानी कि ओरिजिनल रूप से हमारा अनुपात क्या है, यह है P बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, एच बटा बी, एच बी बटा पी, एच बटा पी। लेकिन इसको जो है नाम दे दिया गया, P बटा एच का नाम दे दिया गया साइन थीटा, B बटा एच का नाम दे दिएगा कॉस थीटा, P बटा बी का नाम दे दिएगा टेन थीटा, H बटा बी का नाम दे दिएगा सेक थीटा, B बटा पी का नाम दे दिएगा कोट थीटा, H बटा पी का नाम दे दिएगा कोसेक थीटा। अब इस पॉइंट्स को जो हम अच्छे से समझ गए हैं, तो अब इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे इसके अगले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग केवल समझे हैं कि त्रिकोणमितीय के परिचय के बारे में और त्रिकोणमितीय का जो है अनुपात के बारे में, यहाँ तक जो है आप समझ चुके हैं। लेकिन इसके अगले वाले एपिसोड में यानी कि अगले वाले
पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वहां पर PBH यानी कि हमारा जो आया है PBH ये क्या है, इसका मान कैसे आता है, इसका मान कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का PBH का महत्व क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से आता है, कैसे आता है और उसको कैसे याद रखना है, उस सारे पॉइंट्स को इसके अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। और वहां पर जो आपको क्वेश्चन बनाने का भी तरीका बताया जाएगा। इसके अगले वीडियो से जब आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक जो है आपको थोड़ा बेसिक चीज बताया गया, तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो इसके लिए अगर आपको समझ में आया है तो थोड़ा लाइक और कमेंट कीजिए और वीडियो को जो काफी फैलाइए।